हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को ऑनेस्टली बहुत अच्छी वाला टाइम आप दे रहे हैं। बिकॉज आपके जो एग्जाम है सभी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपका यूपी पीजीटी टीजीटी हो, वेदर इट इज यूपीएलटी ग्रेड और जीआईसी, सभी एग्जाम्स आपके दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इस तरह से इन मंथ्स में होने वाले हैं। सो आप पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो आपकी इस प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए और इसे और बेहतर बनाने के लिए टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल नेचर ऑफ स्पंज इज शोन बाय। एनिमल नेचर स्पंज का इनमें से किस ऑप्शन से शो होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, नंबर 2 एब्सेंस ऑफ सेलुलोज, नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड लार्वा एंड नंबर 4 इज ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए एनिमल नेचर ऑफ स्पंज क्यों यहाँ बात हो रही है? बिकॉज स्पंज मीन्स पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो आपको अगर कोई पोरीफेरन या कोई स्पंज दिखाया जाए तो आप देखकर उसको एकदम से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा एनिमल है कोई या फिर प्लांट है। तो किन किन कैरेक्टर्स, और हम एनिमल किंगडम की बात करें तो फर्स्ट हमारा फाइलम पोरीफेरा है। बहुत सिंपलेस्ट बॉडी डिजाइन होता है इनका, थैलस लाइक बॉडी होती है। तो कैसे इनको ऐसे माना कैसे गया सबसे पहले कि ये एनिमल है या फिर प्लांट है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए और इस बात को एस्टेब्लिश करने वाले थे एलियास। एलियास ने ये एस्टेब्लिश किया था कि स्पंज जो होते हैं उनका नेचर एनिमल नेचर होता है। तो किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि वो एनिमल है? फर्स्ट हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए एनिमल्स में, एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी फाइलम है, सबके सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। उसके अलावा और न्यूट्रिशन भी है, बट होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीनिंग एक बार आप देखेंगे होलोजोइक क्या होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को इंजेस्ट करता है, बाहर से सॉलिड फूड को लेगा और उसको बॉडी के अंदर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट करेगा। अगर हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इनको देखें तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे फंजाई वगैरह में होता है, ये क्या करते हैं, ये किसी ऑर्गेनिज्म जहां से ये फूड ले रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, सपोज ये सेप्रोफिटिक का मीनिंग यही है। तो ये क्या करते हैं, ये उसको बाहर ही डाइजेस्ट सोल्यूबल फॉर्म में कर लेते हैं, उसको बाहर ही, बॉडी के बाहर ही सोल्यूबल फॉर्म में, सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके बस उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। मीन्स बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन बाहर ही हो गया, उसको केवल इनको क्या करना है, डाइजेस्ट करके बाहर एंजाइम्स रिलीज कर दिए, बाहर ही डाइजेशन हो गया और बस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बिल्कुल डाइजेस्टेड फूड को ही बॉडी के अंदर ले जाया जाता है। सो होलोजोइक जो होगा उसमें सॉलिड फूड इंजेस्ट किया जाता है एंड एनिमल में मोस्टली होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ सेलुलोज, किसकी एब्सेंस? सेलुलोज की एब्सेंस। ये भी प्लांट का ही हमारा क्या है। और एक चीज और, एनिमल नेचर की बात हो रही है ना, तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में कैसा होगा, अगर प्लांट का नेचर होता तो फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें होलोजोइक तो नहीं होता, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता। एब्सेंस ऑफ सेलुलोज मीन्स प्लांट सेल में सेलुलोज होती है इनके पास और एनिमल सेल में नहीं होती है, तो इनके पास सेलुलोज नहीं थी, ये भी एनिमल नेचर को शो करता है। प्रेजेंस ऑफ सीलिएटेड लार्वा, इनके पास इनकी लाइफ साइकिल में लार्वा होता है, वो भी सीलिएटेड लार्वा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये एनिमल नेचर शो करते हैं, किसका? स्पंज का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। इनमें से कौन इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, जुलस, सिल्वरफिश, लॉबस्टर्स और प्रॉन। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये सभी के सभी क्या है, हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं बेटा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में सब है बट क्लास इंसेक्टा से इनमें से एक ही बिलोंग करेगा एंड दैट इज सिल्वरफिश। सिल्वरफिश आपने देखी होगी, बहुत ही छोटी सी ट्रांसपेरेंट सा एक ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉल विंगलेस क्रिएचर होता है, सिल्वरी अपीरियंस होता है। आपने देखा होगा कभी कभी बुक्स के बीच में भी बिल्कुल छोटी सी घुस जाती है, वो उसको सिल्वरफिश बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आएगी, इंसेक्टा क्लास के अंदर आती है। और इंसेक्टा क्लास के अंदर क्या होता है, 3 जॉइंटेड लेग्स होते हैं। जुलस जो है वो एक मिलीपीड है और इसकी क्लास मिरियापोडा है, एक मिलीपीड है और मिरियापोडा इसकी क्लास है। आफ्टर दैट एक चीज और याद रखेंगे, सिल्वर फिश यानी कि रजत मीन, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेपिस्मा सैकेरिना। लेपिस्मा सैकेरिना, लेपिस्मा याद रखोगे आप जरूर, इसका जीनस लेपिस्मा।
और सिल्वर फिश के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिल्वर फिश, जेली फिश ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है विच इज नॉट एक्चुअल फिश या फिर विच इज एक्चुअल फिश, इनमें से एक्चुअली फिश कौन सी है। बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम में फिश आ जाता है बट वो फिश नहीं होती है एक्चुअली। ऐसे ही हमारी सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश के नाम में फिश है बट दिस इज नॉट अ फिश, दिस बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करती है ये। नाउ द नेक्स्ट इज लॉबस्टर। लॉबस्टर्स भी आर्थ्रोपोडा में आता है बट दिस आर क्रस्टेशियंस में आएंगे। प्रॉन्स ये भी हमारे क्रस्टेशियंस में आएंगे और इनके हम कह सकते हैं लेग्स में डिफरेंस होता है कि यहाँ पर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट नहीं होते, उससे ज़्यादा या उससे अलग होते हैं उससे यहाँ पर नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंडिबल्स आर एब्सेंट इन। मैंडिबल्स किस में एब्सेंट होते हैं? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, हनी बी या फिर बटरफ्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो मोस्ट करेक्ट जा रहा है दैट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के पास मैंडिबल्स, देखिए माउथ पार्ट्स जो होते हैं, मैंडिबल्स, मैक्सिला, ये टीथ होते हैं या एक तरह से मॉडिफिकेशन होते हैं उनके, और हाउस फ्लाई में एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज इसके पास स्पंजिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, एक तरह से स्पंज की तरह काम करने वाले। फॉर्म अ लिक्विड एब्जॉर्बिंग प्रोबोसिस, जो क्या बनाते हैं, एक लिक्विड एब्जॉर्ब करने वाला आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, और वो प्रोबोसिस जो है वो लेबियम से बनता है। इसके जैसे लिप्स होते हैं ना माउथ पार्ट्स में, ऐसे लेबियम पार्ट होता है और उससे प्रोबोसिस बनता है। तो स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स जो होते हैं ना, इन सबके इंसेक्ट के अलग अलग तरह के होते हैं, किसी के पायर्सिंग सकिंग टाइप, किसी के चीविंग टाइप। तो इनका कैसा होता है, इनके स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स होते हैं और उनमें क्या बनता है, प्रोबोसिस बनता है, जो कि लेबियम से मॉडिफाई होकर बना है, लेबियम का मॉडिफिकेशन है। सो यहाँ पर मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं। मॉस्क्यूटो की बात करें तो इसके पास पायर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। हनी बी की बात करें तो चीविंग और लैपिंग टाइप के होते हैं। एंड बटरफ्लाई में साइफोनिंग टाइप के होते हैं। साइफोनिंग मतलब जो फ्लावर्स हैं उनसे नेक्टर वगैरह को शक करने के लिए, चूसने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज हीमोसील इज फाउंड इन। हीमोसील इनमें से किस में प्रेजेंट होती है? हाइड्रा एंड ओरेलिया, टीनिया एंड एस्केरिस, पेरीप्लेनेटा एंड पाइला, और बेलेनोग्लोसस और हर्डमानिया। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी पेरीप्लेनेटा एंड पाइला, बिकॉज पेरीप्लेनेटा यानी कॉकरोच और पाइला जिसको हम स्नेल भी बोलते हैं। तो पेरीप्लेनेटा जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है एंड पाइला मोलस्का से बिलोंग करता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइलम में क्या है, हीमोसील पाई जाती है। अब हीमोसील क्या है, पहली चीज तो यही देख लेते हैं बेटा। दिस इज प्राइमरी बॉडी कैविटी और ब्लास्टोसील, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स में परसिस्ट टू सम एक्सटेंट ईदर एनक्लोज्ड विद इन नैरो ब्लड वेसल्स एज इन एनिलिड्स और ओपन एज ब्लड कंटेनिंग स्पेस। देखो प्राइमरी बॉडी कैविटी या फिर जिसको ब्लास्टोसील भी कह सकते हैं, कुछ एनिमल्स में तो कैसे होता है, नैरो ब्लड वेसल्स में क्या रहती है, एक्सटेंट एनक्लोज्ड रहती है। किसमें? ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें एनक्लोज्ड रहती है बॉडी कैविटी। किसी किसी में क्या होती है, वो ओपन होती है, जो बॉडी कैविटी है वो ओपन होती है एज ब्लड कंटेनिंग स्पेस, पूरा ओपन है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है और ब्लड ऐसे ही पड़ा हुआ है उस स्पेस में। उस कैविटी को क्या बोलेंगे, हीमोसील बोलेंगे। ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, जैसे कि एनिलिड वगैरह में होता है। एनिलिडा में क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और बॉडी कैविटी में। और यहाँ पर क्या है, हीमोसील में बॉडी कैविटी इज ओपन एज ब्लड कंटेनिंग स्पेस, ब्लड कंटेनिंग स्पेस की फॉर्म में बॉडी कैविटी ओपनली है, उसको हीमोसील बोलते हैं। और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर है पेरीप्लेनेटा और पाइला वाले, ये करेक्ट हो जाएंगे। बाकी सब में डिफरेंट फाइलम की बात हो रही है, अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म आ गए तो उनमें वहां पर ऐसी कैविटी देखने को नहीं मिलती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनमें से किस में प्रेजेंट होती है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या ऑल ऑफ दीज। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल होता है, वैक्यूल है एक तरह की। वैक्यूल तो आप समझते हैं ना, फूड वैक्यूल भी होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल होता है मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो इसमें अगर हम एक वर्ड में कहें तो ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओस्मो रेगुलेशन मीन्स इसके पास एक्सेस वाटर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या स्टोर करके रखती है, एक्सेस वाटर जो है सेल का,
और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट, ये उनको रिमूव करने के लिए होती है, ओस्मो रेगुलेशन के लिए होती है। एक्सेस वाटर और वेस्ट को कलेक्ट करती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इसको सेल से बाहर एक्सपेल करने के लिए, सेल से बाहर निकालने के लिए। तो ये फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स में होती है और पैरासाइट्स में एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे चेंज होके आ सकता था, जैसे एंट अमीबा दे देते इनमें से किसी ऑप्शन में, तो एंट अमीबा में क्या होता है और कर देते उसको प्रेजेंट की जगह यहाँ पर एब्सेंट कर देते। तो पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सब क्या है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स हैं। इनमें सब में प्रेजेंट होती है, बट याद रखेंगे जो भी पैरासाइट्स हैं, जैसे एंट अमीबा है हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिसीज कोज करता है, पैरासाइट होता है, अमीबियसिस नाम की डिसीज, सो उसमें ये एब्सेंट होती है। याद रखने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बना है बहुत बार, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में यानी कि पैरासाइट्स में एब्सेंट होती है और बाकी फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स में ये प्रेजेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज डायप्सिड स्कल इज फाउंड इन द फॉलोइंग। डायप्सिड स्कल इनमें से किस में प्रेजेंट होती है? डायप्सिड स्कल क्या है बच्चों? ये एक की एवोल्यूशनरी फीचर है मोस्टली रेप्टाइल्स का। एवोल्यूशनरी फीचर किसका? मोस्टली रेप्टिलियंस का है। होता क्या है ये डायप्सिड स्कल? यहाँ पर हमारी स्कल में आई के दोनों पीछे की तरफ हमारी, जैसे ये स्कल है तो इसमें आईज के पीछे की तरफ दोनों साइड दो ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं। दो ओपनिंग होती है जिनको फेनेस्ट्रा बोलते हैं। अगर वो ओपनिंग हमारी दो है तो उसको डायप्सिड स्कल बोलेंगे, और अगर एक ओपनिंग है सिंगल तो उसको सिनेप्सिड स्कल बोलेंगे। ये रेप्टिलियंस और बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है एक। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वो है टर्टल हमारा। टर्टल यहाँ पर जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्रोकोडाइल, टर्टल एंड सिमोरिया, स्फिनोडोन, क्रोकोडाइल एंड वाइपर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेट्रिक्स, ड्रेको एंड टर्टल, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। और कैलोटिस, कोबरा और वेरेनोसोरस, या ये हमारा एक्सटिंक्ट हो चुका है एक रेप्टाइल वेरेनोसोरस, इसमें भी देखने को नहीं मिलता। कैलोटिस और कोबरा में इनमें क्या होता है? इनमें प्रेजेंट होता है। टर्टल में नहीं है, यहाँ इसमें नहीं है और यहाँ इसमें नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, जिसमें इन तीनों ऑर्गेनिज्म में, तीनों रेप्टिलियंस में देखने को मिलती है डायप्सिड स्कल। टर्टल जो है उन्होंने लोस्ट कर दिया या फिर मॉडिफाई कर दिया इन होल्स को, इसलिए टर्टल्स में नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग। प्रोजेस्टेरोन पिल्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करती हैं बाय नॉट अलाउइंग, क्या नहीं होने देती हैं। जो पिल्स आती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन होती है या प्रोजेस्टेरोन होती हैं। वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती कैसे हैं? ओवा फॉर्मेशन नहीं होने देती, या फिर ओवा फॉर्मेशन हो जाए फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, या नन ऑफ दीज। आंसर करेक्ट यहाँ हो जाएगा ओवा फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से आपको इसको चीज़ को रिमेंबर करना है कि ओवा फॉर्मेशन, कुछ तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, कुछ इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, कुछ स्पर्म को किल कर देते हैं, और कुछ ओवा फॉर्मेशन नहीं होने देते। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ओवा फॉर्मेशन नहीं होने देता है। नाउ द नेक्स्ट इज स्टिंग अपरेटस इन हनी बी इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जो स्टिंग अपरेटस होता है जिससे बाइट करती हैं हनी बी, वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? नंबर 1 ऑप्शन इज ओविपोजिटर, नंबर 2 वैक्स ग्लैंड्स, नंबर 3 एल्केलाइन ग्लैंड्स एंड नंबर 4 इज पोडिकल वाल्व्स। देखिए बेटा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओविपोजिटर। ओविपोजिटर क्या है बेटा? ये स्टिंग अपरेटस जो है ये इन्हीं का मॉडिफिकेशन होता है और 2 स्ट्रेट ग्रूव्स का बना होता है। ये जो ओविपोजिटर है ये 2 स्ट्रेट ग्रूव्स का, या फिर इनको लेंसेट्स बोलते हैं, ग्रूव्स और लेंसेट्स, उनका बना होता है। और ये ऑर्गन वैसे ये नाम से समझ में आ रहा है, ओविपोजिटर मीन्स अपने एग्स जो हैं उनको ले करने के लिए ये इस ऑर्गन का यूज करते हैं। डिफेंसिव, लेकिन ओविपोजिटर्स का मॉडिफिकेशन करके इन्होंने स्टिंग अपरेटस बना लिया, तो ये किसके लिए है? डिफेंसिव वेपन की तरह यूज कर रहे हैं इसका। 2 फंक्शन हो गए इसके। ओविपोजिटर बेसिक फंक्शन तो इनका क्या है? एग्स ले करने के लिए यूज करना, बट स्टिंग अपरेटस में मॉडिफाई हो गया तो फिर डिफेंसिव फंक्शन हो गया इसका। ये क्या कर सकते हैं? अपने वेनम को इंजेक्ट कर सकते हैं टारगेट के अंदर, और वेनम जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है? प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। एल्केलाइन ग्लैंड्स या वैक्स ग्लैंड्स का कोई रोल नहीं होता है स्टिंग अपरेटस में।
और पोडिकल वाल्व्स ये क्या होती हैं, ये एनस के पास होती है इंसेक्ट्स में, इनका भी कोई रोल नहीं है स्ट्रिंग एपरेटस बनाने में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? टेम्परेट जोन 22-40 डिग्री लैटिट्यूड, हाइपोलिम्नियन थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर एंड प्रोफंडल जोन डार्क जोन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्गली मैच्ड पूछा है। सो टेम्परेट जोन जो होता है हमारा, उसको अगर हम देखें तो अर्थ में आप ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, आर्कटिक सर्कल कहाँ है, इक्वेटर कहाँ है। अगर आप ये थोड़ा नॉलेज रखते हो इसके बारे में, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर क्या रहता है? इक्वेटर। एंड यहाँ पर हमारी क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर ऊपर की तरफ होता है आर्कटिक सर्कल, ये हमारे। तो इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो यहाँ वाला एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले एरिया को जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट और टेम्परेचर हाई रहता है, ये ट्रॉपिकल जोन है। फिर ये वाला हमारा टेम्परेट जोन है, इससे दूर चले तो। और फिर अब पोल्स की तरफ जाए तो वो हमारा क्या है? वो हमारा टेम्परेट या फिर कहेंगे पोलर रीजन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो टेम्परेट जोन में अगर टेम्परेचर की बात करें, पहली बात तो टेम्परेट जोन कहाँ किस किस के बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। ये हमारा इससे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन है हमारा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इसलिए है, वहाँ सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और सीजनल वेरिएशन भी वहाँ बहुत कम होते हैं। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन है, इधर भी और इधर भी टेम्परेट जोन है ये। फिर आर्कटिक सर्कल से बियॉन्ड चले पोलर पे तो ये पोलर रीजन्स हैं हमारे। तो जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे पोल्स की तरफ, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर हम जो ऑप्शन इन्होंने दिया है इसकी बात करें तो यहाँ पर 20-40 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ के ग्लोब पर अगर हम देखें, इस तरह से जो लाइंस है हमारी वो क्या है? लैटिट्यूड है, और इस तरह से जो है वो हमारे एल्टीट्यूड है। तो 20-40 डिग्री लैटिट्यूड नहीं होता ये जो वैल्यू होती है, ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ। यानी कि हमारे इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो नॉर्थ में किधर की तरफ है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 20-40 ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हाइपोलिम्नियन किसको कहेंगे बेटा? जो लेक वगैरह हैं उनका बिल्कुल बॉटम कूलर लेयर जो होती है उसको हाइपोलिम्नियन कहते हैं, बॉटम कूलर लेयर। तो लेक्स में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स जो उसके जोन है उनको थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको डिवाइड किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कम है, तो थर्मली उसका डिवीजन किया जा सकता है लेक्स का। तो हाइपोलिम्नियन उससे रिलेटेड है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन से, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है, और जो ओजोन लेयर होती है वो उसमें से किस लेयर में है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड प्रोफंडल जोन ये हमारा डार्क जोन होता है। ओशन वगैरह में या लेक में जहाँ लाइट बहुत कम पेनिट्रेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफंडल जोन बोलते हैं। ओजोन लेयर के बारे में आप जानते ही होंगे, ये स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है जो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, अर्थ पर किसको नहीं आने देती? यूवी रेज को आने से रोकती हैं। और अब इसमें अंटार्कटिक एरिया में क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर होल देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से, ज़्यादा एमिशन की वजह से इसके यहाँ से ये क्या हो रही है? धीरे धीरे डिके हो रही है वहाँ से ओजोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म इकोलॉजी वॉज पर्पज्ड बाई। इकोलॉजी टर्म पर्पज किसने दिया था इकोलॉजी टर्म को? विलियम, ओडम, रीटर या फिर डोबेनमायर। विलियम, ओडम, रीटर और डोबेनमायर में से आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा रीटर। वैसे तो अब आपको दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इकोलॉजी टर्म के लिए अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म दिया था, बट हेंस रिटर जो है इन्होंने पहला ऑथेंटिक यूज़ किया था इस टर्म का 1885 में। फर्स्ट ऑथेंटिक यूज़ का क्रेडिट जो जाता है वो किसको जाता है? रिटर को जाता है, हेंस रिटर। इनका भी नाम आप बहुत अच्छे से याद रखोगे।
1869 में पहली बार देने वाले टर्म को कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। अगर ऑप्शन में रिटर ना होता और अर्नेस्ट हैकल होता तो फिर तो अर्नेस्ट हैकल लगाना था आपको, बट अगर दोनों हैं तो फिर हेंस रिटर लगाओगे, सॉरी हैकल लगाओगे, बिकॉज पहली बार तो इन्होंने यूज किया था, इसमें तो था नहीं हैकल, इसलिए हमने वो मतलब नहीं बनता है उसका। रिटर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हैकल नहीं था, बट फर्स्ट यूज करने वाले हैकल थे, बट ऑथेंटिक यूज उस टर्म का पहली बार किसने किया? रिटर ने किया। Now the next question is the process by which new alleles of a gene is produced is termed. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे नए एलील्स किसी जीन के प्रोड्यूस होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूटेशन, सेकंड जीन मैनिपुलेशन, थर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। देखो बेटा, ये पूछा है कि किसी जीन में नए एलील्स का बन जाना क्या होता है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। म्यूटेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ह्यूगो डी व्रीज ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और म्यूटेशन एवोल्यूशन में एक मेजर फैक्टर है। क्या होता है म्यूटेशन? अगर किसी जीन के डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज आ जाए जिससे नए एलील बन जाए, जीन्स में कुछ ऐसा चेंज आना कि उसमें नए एलील बन जाए, उस प्रोसेस को हम म्यूटेशन बोलते हैं। डीएनए सीक्वेंस में कुछ चेंज आना जिससे किसी जीन के कुछ स्लाइटली डिफरेंट वर्जन बन जाए, किसी जीन का स्लाइटली डिफरेंट वर्जन बन जाए, यानी कि एलील में कुछ चेंज आ जाए, अलग तरह का एलील बन जाए, तो उससे क्या होगा? वेरिएशन कॉज होंगे, वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन से क्या होता है? एवोल्यूशन। वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के लिए मेजर फैक्टर माना जाता है म्यूटेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग म्यूटेशन को। म्यूटेशन थ्योरी कहती है कि सडन चेंज आए जीन्स में और वेरिएशन आया और उसी से इवोल्यूशन हुआ है। अब अगले ऑप्शंस की बात करें तो जीन मैनिपुलेशन यानी जीन्स में कुछ चेंज लाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये वो प्रोसेस ही होती है जिसमें हम किसी के जीन्स में कोई फेरबदल करते हैं। तो ये तो क्या हो गई? ह्यूमन मेड प्रोसेस हो गई, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जीन मैनिपुलेशन करते हैं, बट एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है? उसके अंदर भी म्यूटेशन हो रहा है, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियली हो, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। ये तो वो मैकेनिज्म हो गई, वो प्रोसेस हो गई आर्टिफिशियली जिनमें म्यूटेशन कराया जाता है, जिनमें चेंज लाया जाता है कुछ। तो बेसिक प्रोसेस को तो हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन ही बोलेंगे। Now the next is when a mutation is limited to the substitution of one nucleotide for another, it is called. जब कभी म्यूटेशन ऐसे हो कि जो हमारी जीन है उसमें किसी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए। सपोज एक न्यूक्लियोटाइड हमारा एडेनिन कंटेनिंग था, ऐसे कोई सीक्वेंस है ATGC ऐसे करके, और इसमें ये हमारा कोई जीन है, इसमें एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के प्लेस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए। सपोज यहाँ पर ग्वानिन कंटेनिंग आ जाए या थाइमिन कंटेनिंग आ जाए, मतलब पूरे जीन में केवल एक बेस पेयर में चेंज आए। पेयर में क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज इसके सामने क्या होगा, अगर रूल के अकॉर्डिंग ये थे थाइमिन वाला होगा ना, इसके सामने जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन, अगर यहाँ में चेंज करूंगी तो यहाँ पर भी चेंज होगा क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, फिर तो बेस पेयर में चेंज कह सकते हैं हम। सिंगल बेस पेयर में चेंज होना, सीधा सीधा इन्होंने पूछा है सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाए अगर, या फिर कहें वन न्यूक्लियोटाइड में सब्सटीट्यूशन हो जाए, डिलीट ना हो, ऐड ना हो, बस उसकी जगह दूसरा आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन, पॉइंट म्यूटेशन, बेस इन्वर्जन या फिर सुगर फॉस्फेट डिलीशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा? पॉइंट म्यूटेशन। आई थिंक ये तो सभी लोगों को पता है, बेसिक सी चीज बहुत ही कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। एक पेंटोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है और एक नाइट्रोजनस बेस। तो चेन जो आता है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी होती है डीएनए आरएनए की, और शुगर फॉस्फेट तो सभी में सेम है, बस हमारे जो न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों को मिला के बन रहा है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो अगर नाइट्रोजन चेंज जो भी होता है या वेरिएशन जो भी होते हैं वो इस नाइट्रोजनस बेस में होते हैं। शुगर फॉस्फेट तो सब जगह सेम चल रहा है, तो इसमें ही चेंज आएगा, इसमें ही म्यूटेशन आएगा, तो पॉइंट म्यूटेशन इसको बोलते हैं। और सिकल सेल एनीमिया बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। बाकी टर्म्स की बात करें तो ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं बेटा? जब किसी क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट टूट जाए और टूटकर वो किसी और पोजीशन पे जाके अटैच हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। बेस इन्वर्जन क्या होता है? कोई सेगमेंट फ्लिप कर जाए,
मीन्स कोई सेगमेंट यहाँ से ब्रेक हुआ और फिर वो ऐसे रिवर्स हो जाए, उल्टा होकर फिर वहीं पर जुड़ जाए, तो उसको बेस इन्वर्जन बोलते हैं। शुगर फॉस्फेट डिलीशन, ये भी यहाँ पर नहीं होगा कोई शुगर फॉस्फेट का, तो मैंने बोला कि शुगर फॉस्फेट की डिलीशन, शुगर फॉस्फेट तो सेम है सब जगह पर, तो उनका तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम एन एगारोट जेल टू अ नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन इज रेफर्ड टू एज। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है, सपोज हमें कोई जीन है और उसको हमें किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना है, तो इस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें किसी वेक्टर की नीड होगी, और ये जो डिजायर्ड जीन है हमने ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से ली होगी, तो उसके पूरे डीएनए में से हमें अपनी उस डिजायर्ड जीन को सेपरेट करना होता है। भाई हमें पूरा डीएनए, किसी का हम डायरेक्ट जीन थोड़ी ना निकाल सकते हैं, हम पूरा डीएनए आइसोलेट करेंगे और फिर डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसमें से हम पर्टिकुलर जीन को निकालेंगे। तो उसमें जो प्रोसेस होती है, स्टेप जो हम पढ़ते हैं, उसमें एक स्टेप होता है कि हम डीएनए बैंड्स को एगारोट जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं उसके बैंड को देखने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ट्रांसफर, नदर्न ट्रांसफर, सदर्न ट्रांसफर या फिर जीन ट्रांसफर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा सदर्न ट्रांसफर, डीएनए को ट्रांसफर करने को बोलते हैं। बाकी टर्म्स की भी बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली क्या करते हैं हम, जैसे डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, अब डिफरेंट एंजाइम्स यूज करके हमने सेल में से डीएनए को आइसोलेट कर लिया, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीएज, और अगर वो फंगस की सेल है तो उसमें काइटिनेज यूज करेंगे सेल वॉल को डिसोल्व करने के लिए, और आरएनए को अलग करने के लिए, ऐसे एंजाइम्स यूज करके हमने डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए को क्या किया जाता है, इसको फ्रेगमेंट में कट करना है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया जाता है उसके लिए, और उन फ्रेगमेंट्स को कट अलग अलग करने के बाद डीएनए के सेपरेट करने के लिए एक जेल में डाला जाता है, एगारोट जेल। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, उसको इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है और ये जेल में डाले जाते हैं। इस तरह से उसमें सेपरेट तो हो जाते हैं वो फ्रेगमेंट्स, लेकिन उनको फिर क्या किया जाता है, उनको एक मेम्ब्रेन पर, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, सदर्न ब्लोटिंग ऐसे, या सदर्न ट्रांसफर कहेंगे उसको। तो ऐसे अगर प्रोटीन को सेपरेट करना हो तो उसको वेस्टर्न ट्रांसफर कहेंगे, और आरएनए को ऐसे ट्रांसफर करना हो तो उसको नदर्न ट्रांसफर बोलेंगे। तो याद रखेंगे, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न, नदर्न आरएनए के लिए, और सदर्न डीएनए के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ए जनरल रूल इन ब्रीडिंग इज पॉसिबल बिटवीन, इन ब्रीडिंग किस किस के बीच पॉसिबल है एज ए जनरल रूल, any two members of a order, any two members of a family, any two members of a genus, any two members of a species। बहुत इजी और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई इनब्रीडिंग किस किस के बीच पॉसिबल होती है, एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच को ही तो हम, अगर ब्रीडिंग होगी उसी तो इनब्रीडिंग बोलेंगे। इनब्रीडिंग होती क्या है, एक ही स्पीसीज के, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे, और इनमें तो क्या होता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस भी नहीं होगा। स्पीसीज की डेफिनेशन ही यही होती है कि एक स्पीसीज के मेंबर्स हम उनको कहेंगे जिनके बीच क्या क्रॉसिंग पॉसिबल है, मेटिंग पॉसिबल है जिनके बीच, तो वही एक स्पीसीज के मेंबर होते हैं, और उसी को हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। अगर दो अलग स्पीसीज हो गई तो फिर वो क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल इसलिए है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इसी से प्रोड्यूस इसलिए होता है बिकॉज इनके पास कॉमन जीन पूल होता है और ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इससे होमोजाइगोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। और एक हम पढ़ते हैं कि इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्रोसेस होती है जिससे फर्टिलिटी क्या होती जाती है, अगर हम बार बार इनब्रीडिंग कराते जाएंगे तो वो फर्टिलिटी उसकी कम होती चली जाती है, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, और जिसके लिए फिर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं उसको कम करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, इनमें से कौन किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, जीन, स्पीसीज, इकोसिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे इस बुक में जो आंसर दिया हुआ है बेटा स्पीसीज दिया हुआ है, बट आप अगर देखोगे 12th NCERT में भी तो वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि बायोडाइवर्सिटी, ये तो आप जानते ही हो, किसी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या अर्थ पर ही पूरी अगर हम देखें डिफरेंट वैरायटी का मिलना ऑर्गेनिज्म की, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। इतनी वैरायटी, इतनी वास्ट वैरायटी देखने को मिलती है हमें, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बट वो किस किस लेवल पर होती है, जेनेटिक लेवल पर भी होती है, जीन्स लेवल पर भी वेरिएशन। भाई हम एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करें, पर सबकी शक्लें, सबका फेस
फेस अलग अलग तरह के, सबका बॉडी हाइट की बात करें और कैरेक्टर्स की बात करें तो वो जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन है। स्पीसीज देखो अपने आसपास कितनी स्पीसीज हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो स्पेसिफिक लेवल का वेरिएशन या बायोडाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम, हमारे आसपास इकोसिस्टम भी कितने हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लेक है, रिवर है, ओशियन है, तो पोंड है, वो इकोसिस्टम लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो ये सारे ही हो जाएंगे हमारे करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों लेवल पर बायोडाइवर्सिटी होती है। Now the next question is the method of growing microorganism as a thin layer on nutrient medium is known as, किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थिन लेयर की फॉर्म में उसको ग्रो करने के मेथड को क्या बोलते हैं? थिन लेयर ग्रोथ सिस्टम, सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम, सस्पेंडेड ग्रोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? थिन लेयर ग्रोथ सिस्टम कहते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम पर जो न्यूट्रिएंट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? सॉलिड लिया जाता है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, इजी ऑब्जर्वेशन के लिए कल्चर किया जाता है, ग्रो कराया जाता है किसी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम पर, और उसकी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो कल्चर इन्हीं चीज़ों के लिए किया जाता है कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें, और अगर सॉलिड मीडियम पर कर रहे हैं तो उसको हम थिन लेयर ग्रोथ सिस्टम बोलेंगे। और सस्पेंडेड ग्रोथ क्या होती है? किसी लिक्विड मीडियम में अगर ग्रोथ कराएं जिसमें वो फ्रीली मूव करते रहें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स। हार्डी और वेनबर्ग प्रिंसिपल किस चीज को एक्सप्लेन करता है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, नॉन रैंडम मेटिंग को, एवोल्यूशनरी फोर्स को, या फिर ऑल ऑफ दीज को। यहाँ पर जेनेटिक इक्विलिब्रियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल आप जानते हो क्या है? हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये एक प्रिंसिपल दिया था जेनेटिक इक्विलिब्रियम का। ये एक थ्योरेटिकल सिचुएशन होती है जिसमें कोई एक पॉपुलेशन जो लार्ज है, कंडीशन क्या क्या होती है कि किसी पॉपुलेशन की बात करें हम जो लार्ज है और रैंडम मेटिंग हो रही है, उसमें कैसी मेटिंग हो रही है? रैंडम मेटिंग हो रही है, देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो नॉन रैंडम था ऑप्शन में, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। रैंडम मेटिंग हो रही हो और लार्ज पॉपुलेशन हो और कोई एवोल्यूशनरी फोर्स ना हो उसमें, तो क्या होता है? एलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील्स की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जब तक उस पर कोई इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं करता। किसी लार्ज पॉपुलेशन में जो रैंडमली मेटिंग कर रही है, जब तक कोई एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं काम करता, एलील्स की और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है जनरेशन टू जनरेशन। जो हम पढ़ते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 या p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर p जो है हमारे एक एलील की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और q दूसरे एलील की। सपोज हम हाइट की ही बात कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, तो p जो है वो किसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है? टॉलनेस की। और q किसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है? हमारी ड्वार्फनेस को। तो जो टोल होंगे, होमोजाइगस टोल, उनका क्या होगा? कैपिटल PP, और उसका जो जीनोटाइप होगा, और जो ड्वार्फ है उनका क्या होगा? स्मॉल QQ। तो इसको हम p स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको q स्क्वायर लिख सकते हैं, और PQ क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस जो टोल होंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। तो इनकी फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, मतलब जो सम है वो क्या रहेगा? वो इक्वल टू 1 रहेगा। और जनरेशन टू जनरेशन जब तक कोई इवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं करेगा, ये फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को दिखाने, सॉरी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए हार्डी और वेनबर्ग का प्रिंसिपल था। और ये इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं इवोल्यूशनरी फोर्स जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं। लाइक नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है। नेचुरल सिलेक्शन अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एलील्स की, या फिर म्यूटेशन हो जाए तो चेंज होगा, या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, या फिर जीन फ्लो हो जाए, जीन्स की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ जाए, ऐसे कि एक पॉपुलेशन के मेंबर्स दूसरी पॉपुलेशन में चले गए तो कहीं पर कुछ एलील्स ऐड हो गए और कहीं से कुछ एलील्स डिलीट हो गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई सडन चेंज आ जाए जीन्स की फ्रीक्वेंसी में, तो ये सब डेविएशन कोज करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीड बॉर्न डिसीज। इनमें से कौन से सीड बॉर्न डिसीज है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, थेरिया ऑफ पैडी, और भाई ऑल ऑफ द अबव, और विप टेल ऑफ ब्रेसिका।
यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। मैं बहुत बार जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराती हूँ तो आपको ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि डिसीज प्लांट की किसी न्यूट्रिएंट या किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, या बैक्टीरियल या वायरल या किसी भी पॉजिटिव एजेंट से, ये सारी आपको पढ़नी है और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए इनकी, कि यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सीड बोर्न डिसीज जो सीड के थ्रू फैलती है, ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड सीड्स, वो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस है। और किस बैक्टीरिया से होता है? जेंथोमोनास ओराइजा। विपटेल ऑफ ब्रेसिका की बात करें तो ये मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी से होता है। खेरिया ऑफ पैडी की बात करें ये जिंक डेफिशिएंसी से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जो एक किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, जेंथोमोनास ओराइजी, और इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन म्यूकर स्पीसीज यूजुअली आइसोगेमी टेक्स प्लेस बिटवीन। म्यूकर स्पीसीज में आइसोगेमी किस किस के बीच होती है? सेम स्ट्रेन्स के, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन्स के, जाइगोस्पोर्स के, या माइक्रोस्पोर्स के? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स के बीच होती है। सिमिलर मॉर्फोलॉजी के गैमेट्स अगर होते हैं उसको हम आइसोगेमी बोलते हैं। ये हम पढ़ते हैं ना, एनिसोगेमी, आइसोगेमी, जिसमें एक ही जैसे मॉर्फोलॉजी के गैमेट्स होते हैं उसको आइसोगेमी कहते हैं। और म्यूकर क्या है? एक फंजाई है हमारी, उसमें आइसोगेमी किसके बीच होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स के गैमेट्स के बीच में, जो एक जैसे होते हैं मॉर्फोलॉजी में। जाइगोट बनता है, फिर जाइगोस्पोर बनता है। तो ये हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, आइसोगेमी, एनिसोगेमी। और ये जो हमारा माइक्रोस्पोर्स की बात करें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं। और जाइगोस्पोर्स ये जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्चराइजेशन इज हीटिंग एट। पास्चराइजेशन क्या होता है? 120 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट के लिए हीट करना, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए हीट करना, या 70 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट्स के लिए, या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए। पास्चराइजेशन मेथड जो होता है, मिल्क का एक ट्रीटमेंट होता है बेटा ये। इसमें मिल्क को पास्चराइज करना या फिर एक्सपोज किया जाता है टू ए टेम्परेचर ऑफ -63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पर कितने टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है? 63 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, 63 ही होगा। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। लेकिन आजकल जो किया जाता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, बट ओनली फॉर 15 सेकेंड्स। ये अब जो किया जाता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पर। सो 70 आंसर करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पर 60 मिनट दिया हुआ है, सेकंड्स में बताया हमने, वो तो किया जाता है। तो यहाँ पर 60 to 70 वाला करेक्ट होगा हमारा आंसर, बिकॉज 63 इसी रेंज में आता है और 30 मिनट्स के लिए किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फंगस इन पोजेसिंग। फंगस से ब्रायोफाइटा का जो गैमेटेंजियम होता है, फीमेल गैमेटेंजियम, जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होती है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है ना। गैमेटोफिटिक होती है यानी कि हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दो स्टेज होती है प्लांट में, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। उसके लिए इनके पास मेल गैमेटेंजियम और फीमेल गैमेटेंजियम होते हैं, और जो फीमेल गैमेटेंजियम है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। तो आर्किगोनियम फंगस से किस बात में अलग है? इसके पास लार्ज नेक है, ये वेंटर है, या फिर एक जैकेट लेयर है विद स्टेराइल सेल्स, या फिर एक सिंगल एग सेल है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैकेट लेयर विद स्टेराइल सेल्स। ये अडेप्टेशन है लैंड लाइफ के लिए, जो कि क्या है? यहाँ पर जैकेट लेयर होती है। सो ब्रायोफाइट्स में फंजाई से ये एक अडेप्टेशन आया है नया, एक एवोल्यूशनरी चेंज आया है कि इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, गैमेटेंजियम है, आर्किगोनियम है, उसके ऊपर एक क्या रहती है? स्टेराइल सेल्स की जैकेट लेयर होती है, जो कि एक जरूरी अडेप्टेशन है लैंड लाइफ के लिए। तो वो फंगस में नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी हियर ऑप्शन 3। नाउ द नेक्स्ट इज बाइरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ निडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किस किस का पाया जाना? बाइरेडियल सिमेट्री मिलना और लैक ऑफ निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट ना पाया जाना। निडोब्लास्ट क्या होती है? आपने हाइड्रा वगैरह में भी पढ़ी है, सिलेंट्रेटा में भी, कि इनके पास एक स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। सो ओरेलिया एंड पैरामीशियम, हाइड्रा एंड स्टारफिश एंड सी एनीमोन, टिनोफोरा एंड बेरिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टिनोफोरा, या टिनोप्लेना भी बोल सकते हैं इसको, और बेरिया, जो कि फाइलम टिनोफोरा।
ओरेलिया एंड पैरामीशियम में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निडोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते पैरामीशियम के पास तो, और ओरेलिया जो है वो एक निडेरियंस है, निडेरियंस में आता है। इसके पास ये तो होते हैं निडोब्लास्ट बट बाईरेडियल सिमेट्री नहीं होती है। हाइड्रा और स्टारफिश की बात करें तो इसमें हाइड्रा के पास निडोब्लास्ट होते हैं, बट स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश के पास रेडियल सिमेट्री होती है और निडोब्लास्ट भी नहीं होते। यहाँ पर भी स्टारफिश आ गई तो ये भी नहीं होगा। टिनोफोरा और बेरिया की बात करें तो इनके, ये हमारे टिनोफोरा फाइलम से बिलोंग करते हैं और इनके पास सिमेट्री भी कैसी होती है, बाईरेडियल सिमेट्री, और निडोब्लास्ट नहीं होते। इन्होंने पूछा था जिनके पास निडोब्लास्ट नहीं हो, तो हाइड्रा के पास यहाँ है और स्टारफिश के पास कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि निडोब्लास्ट नहीं है और सिमेट्री कैसी है, बाईरेडियल। तो बाकी ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।